इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम। तो देखो अब हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया है डिमांड, है ना। और तुम्हें डिमांड के बारे में काफी नॉलेज हो जानी चाहिए क्योंकि इसकी एक क्लास अब तक, या ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है। तो डिमांड क्या होती है और डिजायर क्या होता है, दोनों में क्या फर्क होता है, वो सारी बातें तुम्हें मालूम है। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था इंडिविजुअल डिमांड और एक बताया था मार्केट डिमांड। मार्केट मतलब मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं सबकी टोटल डिमांड, और इंडिविजुअल मतलब किसी एक की डिमांड। मैं मार्केट में जाता हूं, मैं एक ब्लू मार्कर खरीदता हूं, एक ब्लैक मार्कर खरीदता हूं, तो मैंने क्या करी है, इंडिविजुअल डिमांड करी है। मैंने खुद के लिए करी है, अपने लिए करी है। जब कोई व्यक्ति अपने लिए करता है, सिर्फ एक के लिए करता है, तो वो इंडिविजुअल डिमांड होती है। अब ध्यान से सुनो, मैंने ये 2 मार्कर खरीदे, मेरे दोस्त ने भी ये 2 मार्कर खरीदे और तुमने भी ये 2 मार्कर खरीदे। मार्केट के अंदर एक ने खरीदे या 3 ने खरीदे? 3 ने खरीदे। वैसे तो तुम्हें मालूम ही है मार्केट के अंदर कोई 3 थोड़ी ना खरीदता है, दुनिया भर के लोग हैं। दुनिया भर के लोग हैं ना जो ये मार्कर खरीदते होंगे, सिर्फ हम 3 ही थोड़ी ना खरीद रहे हैं। तो जब सबकी डिमांड को मिला दिया जाता है तो वो डिमांड कहलाती है तुम्हारी मार्केट डिमांड। उस केस में हम क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल में एक टेबल बनवाई थी मैंने तुम्हें बताया था प्राइस एक्स का। जब 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये कीमत थी तो तुम क्वांटिटी किस तरह से खरीद रहे थे? देखो, जब 1 रुपये की चीज थी तब तुम खरीद रहे थे 4 क्वांटिटी। जब 2 रुपये की चीज हो गई, रेट बढ़ रहा है ना। देखो इधर, प्राइस 1 रुपये से क्या हुआ, 2 रुपये, रेट बढ़ा। मुझे बताओ, जब किसी चीज का रेट बढ़ता है मतलब जब कोई चीज क्या हो जाती है, महंगी, तो महंगी होने पर ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे? महंगी होने पर बंदा क्या करेगा, कम खरीदेगा। तो बताओ, जब 2 रुपये का रेट हो गया, अब तुम क्या करोगे, तुम एक चीज कम खरीदोगे। अब तुमने कितनी खरीदी, 3। अब 3 रुपये का रेट हो गया, अब तुमने फिर एक कम कर दिया, अब तुमने सिर्फ 2 ही खरीदी। अब कीमत कितनी है, 4 रुपये, अब तुमने और कम कर दी, 1 खरीदी। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है ना। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल जब पढ़ाया था तो मैंने डेफिनेशन के अंदर ये टेबल बनवाई थी। तो मुझे बताओ, देखो इधर बोर्ड पे बहुत ही छोटी सी बात पूछूंगा और मुझे मालूम है तुम लोग जरूर बता दोगे। प्राइस बढ़ रहा है ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, प्राइस तो बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ने के साथ साथ क्वांटिटी क्या हो रही है, कम। एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज कम हो गई। एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम, या एक को कम करने के लिए दूसरे को बढ़ाना, कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? अब तक तो तुम्हें 12th क्लास में ये बात याद हो जानी चाहिए। जब कोई एक चीज बढ़ती है और दूसरी चीज क्या हो जाती है, कम, तो ऐसे में कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन, जिसको हम दूसरे नाम से कहते हैं इनवर्स रिलेशन। अब ध्यान से सुनो, अब काम की बात बता रहा हूं, आज का नया टॉपिक आने वाला है। तुम सोच रहे हो मैंने ये लास्ट क्लास की बातें क्यों दोहरा दी, एक वजह है दोहराने की, यूं ही नहीं दोहरा रहा हूं मैं। ध्यान रखना, जब हम इस स्केड्यूल को ग्राफ में बना देते हैं, ध्यान से सुनो, जब हम इस रिलेशन को, किस रिलेशन को, प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन को ग्राफ में बना देते हैं, ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो जब हम इस रिलेशन को ग्राफ पर बना देते हैं तो दैट रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेड बाय पर्टिकुलर डायग्राम, दिस इज नोन एज डिमांड कर्व। तो जो ग्राफ बनकर निकलेगा ना, वो ग्राफ कैसा ग्राफ दिखाई देगा तुम्हें, डिमांड कर्व। क्योंकि तुमने क्या करा है, तुमने डिमांड स्केड्यूल को प्लॉट कर दिया है ग्राफ पे। अब वो डिमांड स्केड्यूल नहीं रहा, स्केड्यूल का मतलब होता है टेबल, तो टेबल से तुमने क्या बना दिया है, ग्राफ। अब वो बन चुका है डिमांड कर्व। ठीक है, तो आज के लिए तुम्हें फर्स्ट हेडिंग डालना है,
डिमांड कर्व। फटाफट से एक हेडिंग डालो, डिमांड कर्व। ड्रॉ भी करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं कि ड्रॉ नहीं करवाऊंगा, ड्रॉ भी करवाऊंगा, लेकिन पहले ना एक डेफिनेशन लिखना। तो बेसिकली हम इन दोनों के रिलेशन को किस में दिखाते हैं, ग्राफ के अंदर, और वही ग्राफ क्या कहलाता है, डिमांड कर्व। तो लिखो, इसी के आगे लिख लो, यहां पर लिखो, देखो इधर ही लिखो, लिखो इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप it represents the relationship between price and quantity, between price and quantity। मतलब जब हम इसके रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं किस पर, ग्राफ पर, तो दैट कर्व इज नोन एज डिमांड कर्व। ठीक है, लिखो बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी, ठीक है। तो देखो, तुम्हें दोबारा से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा ग्राफ बनाना। तुम हेल्प के लिए टेबल अपने पीछे से देख सकते हो, पेज पर तुमने बना रखी है, इंडिविजुअल वाली, मार्केट वाली नहीं, इंडिविजुअल वाली टेबल को देखना है ना। देखो मैं सीधा बना रहा हूं, तुम लोग की हेल्प के लिए मैंने टेबल बोर्ड पर बनाई दी है। भाई टेबल तो मैंने बोर्ड पर लिखी दी ना, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पर दिखाई जाती है क्वांटिटी, यहां पर क्या दिखाई जाती है भाई, बोलो, नहीं बोलोगे, बोलो, क्वांटिटी। ठीक है, और वाई एक्सिस पर दिखाई जाती है यहां पर प्राइस। समझ रहे हो ना। अब तो बस तुम्हें प्लॉट करना है। मुझे बताओ, क्वांटिटी और प्राइस 4 तक था ना, देखो टेबल बनी हुई है, प्राइस भी कहां तक जा रहा है 4, और क्वांटिटी भी कहां तक जा रही है 4 तक। तो एक काम करते हैं, 4 तक की प्लॉटिंग कर लेते हैं, क्यों मेहनत करें, वैसे भी तुम लोग करते नहीं हो। तो लिखो 1 2 3 4, बहुत है इतना, 1 2 3 4। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, बच्चों को ना प्लॉटिंग करने में बड़ी दिक्कत रहती है। बच्चों को अक्सर क्या होता है, प्लॉटिंग करने में दिक्कत रहती है। सबको समझ में आ जाता है, प्लॉट करने में दिक्कत रहती है, लेकिन अगर तुमने 11th क्लास के अंदर प्लॉट करना सीखा है तो तुम अभी कर लोगे। और फिर भी एक बार फोकस कर ही लो, आता है तब भी, नहीं आता है तब भी। अक्सर वो बच्चे भी गलत कर देते हैं जिन्हें आता है। तो एक बार बोर्ड पे देखो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस मैं ध्यान से बता रहा हूं। देखो, प्राइस 1 तो क्वांटिटी 4, ध्यान से सुनो, प्राइस है 1 तो क्वांटिटी है 4। अब इधर देखो, मुझे बताओ प्राइस नीचे वाला है या ये वाला है, प्राइस हमारा ये वाला है ना। तो देखो प्राइस है 1, क्वांटिटी आगे कितनी चली जाएगी, बताओ, क्वांटिटी 4 पे रुकूंगा ना। क्या मुझे ये पॉइंट मिला। तुम सोच रहे होंगे ये जो मैंने डॉटेड बनाई है, इस डॉटेड को तुम बनाना चाहो तो बना लेना, नहीं तो तुम ऐसे ही प्लॉट कर देना। मतलब ये जो डॉट मैंने बनाकर दिखाई है, इन डॉट को तुम बनाना चाहो तो बना लेना, इस पे कुछ मत रखो। अब अगला देखो, 2 पर है 3, प्राइस कितना था 2 रुपए, और क्वांटिटी कितनी है 3। देखो तुम लोगों की हेल्प के लिए, तुम लोगों को सही तरीके से प्रॉपर समझ में आए, इसलिए मैं तुम्हें डॉटेड बनाकर दिखा रहा हूं, बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से। ये दिखाई दिया ना, अगला डॉट दिखाई दे गया। अब देखो, 3 रुपए की कीमत पर 2 क्वांटिटी, 3 रुपए की कीमत पर 2 क्वांटिटी, समझ रहे हो ना। 4 रुपए की कीमत पर 1, देखो इधर ये रहा 4 रुपए, बताओ प्राइस यही है ना 4 रुपए, और 4 रुपए पर 1।
एक सीधी लाइन मिलेगी बिल्कुल, और कोशिश करना कि बिल्कुल सीधी ही मिले, और नाम दे देना इसको डीडी। डिमांड कर्व को किससे दिखाया जाता है? डीडी से। दोनों तरफ तुम्हें क्या बनाना होता है? डीडी। मुझे बताओ, ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, डाउनवर्ड या अपवर्ड? रुक जाओ, अभी डायग्राम बन गया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, बाद में बना लेना, पहले मेरी इंपॉर्टेंट बात को सुनो। ग्राफ बनाने के बाद बोर्ड पर देखो, ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है ना, डाउनवर्ड हो रहा है, और डाउनवर्ड स्लोप होने का एक ही रीजन है। क्या रीजन है? कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन। और यही वजह है, अब तक तुम्हें याद हो गई होगी ये बात, इतने सारे हमने चैप्टर कर लिए, हर एक चैप्टर में डाउनवर्ड आया था। इंडिफरेंस कर्व वो भी डाउनवर्ड था, पीपीसी वो भी डाउनवर्ड था, यूटिलिटी वो भी डाउनवर्ड था। क्यों? क्योंकि नेगेटिव रिलेशन होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव रिलेशन। और यही वजह है डिमांड कर्व नीचे गिरता है। ठीक है, अब ये ड्रॉ कर लो, अगर अधूरा रह गया था तो फटाफट से ड्रॉ कर लेना, अगर नहीं हो पाया तो वीडियो पॉज करके ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और अगर हो गया है तो अब ग्राफ के बाद एक नोट लिखना है तुम्हें नीचे, छोटा सा और बहुत ही बढ़िया नोट है, तुम्हें पसंद आएगा। तुम इस नोट के क्या हो जाओगे? फैन। फैन समझते हो? जो चाय के साथ खाते हैं वो नहीं। लिखो नोट के अंदर, फर्स्ट पॉइंट, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इट मीन्स, क्या मतलब है इसका? इसका भाई ये मतलब तो है नहीं कि आज खरबूजे मिलेंगे, इसका मतलब है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन है ना। लिखो, इट मीन्स इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इट मीन्स इनवर्स रिलेशन बिटवीन, it means inverse relation between price and quantity demanded. Price and quantity demanded. Price and quantity डिमांडेड। ठीक है, तुम सोच रहे होंगे मैंने हेडिंग डलवाया था डिमांड कर्व, मैंने क्या बोला था? कर्व। लेकिन ड्रॉ करने के बाद तो हमें एक लाइन मिली है, स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, 12th क्लास के अंदर तुम्हें कर्व बनाना अलाउड नहीं है। अलाउड क्या नहीं है, बनाने को तो बना सकते हैं, कर्व नहीं बनाना है, और ना ही तुम्हें कर्व मिलेगा बनाने को। लेकिन तुम्हें टॉपिक क्या पढ़ना है? तुम्हें टॉपिक तो डिमांड कर्व ही पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना। मुझे भी मालूम है, कर्व उसे कहते हैं, ध्यान से सुनो, कर्व उसे कहते हैं जो हर पॉइंट पर अपनी शेप बदलता है। हर पॉइंट पर अपनी क्या बदलता है? शेप बदलता है। क्या इसने अपनी कहीं पर शेप बदली? नहीं। अपनी डायरेक्शन कहीं नहीं बदली ना, इसने हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन बदली है, यह है कर्व। मैं तुम्हें मैथ्स का टॉपिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। ऐसी चीज जो हर एक पॉइंट पर अपनी क्या बदले? डायरेक्शन। ऐसी चीज जो हर एक पॉइंट पर अपनी शेप बदले, दैट इज नोन एज कर्व, उसको तो हम बोलते हैं कर्व। ये मैथ्स का पार्ट है। और जो अपनी सेम डायरेक्शन रखती है, जो कभी अपनी डायरेक्शन नहीं बदलती, दैट इज कॉल्ड लाइन, उसे कहते हैं लाइन। तो यहां पर आप डिमांड कर्व क्यों बोल रहे हो जब लाइन बनी है? ये है ना क्वेश्चन कि ये तो कर्व है नहीं, आपने कर्व कैसे कह दिया? कर्व तो ये बना ही नहीं। 12th क्लास के अंदर तुम्हें कर्व नहीं बनाना है, और ना ही कर्व बनेगा, ना पेपर में कर्व आएगा, लेकिन तुम्हें पढ़ना क्या है? कर्व का टॉपिक। क्यों? जब तुम 12th क्लास पास आउट करोगे तो उसके बाद ग्रेजुएशन में जाओगे, कहीं पे भी पढ़ोगे तो तुम्हें डिमांड कर्व स्ट्रेट नहीं मिलता है, तुम्हें डिमांड कर्व ऐसा मिलेगा, ये वाला, इंडिफरेंस कर्व की तरह।
अब क्वेश्चन ये 12th में क्यों भाई, मेरी तो सिरदर्दी है नहीं, 12th में लाइन ही क्यों पढ़ा रहे हैं और 12th के बाद कर्व ही क्यों पढ़ाते हैं, तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। 12th क्लास में हमेशा तुम्हें जब भी डिमांड कर्व बनाना है तो सीधी लाइन ही बनाना है और पढ़ना वही है डिमांड कर्व, हेडिंग वही है डिमांड कर्व, ठीक है। ये मैं भी जानता हूं कि ये कर्व नहीं है और तुम भी जानते हो कि इसे कर्व नहीं बोला जाएगा, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लेकिन क्या करें, जो बुक में दिया जाएगा वही पढ़ाएंगे और वही पढ़ना है। तो देखो अगला हेडिंग देखते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया हेडिंग है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है। मैंने पहले बता दिया ये चैप्टर अपने आप में एक हैवी चैप्टर है क्योंकि लेंथी भी है ना। लेंथी तो छोड़ो, इंपॉर्टेंट भी है, ये वाला चैप्टर और इसका अगला चैप्टर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला हेडिंग डाल दो फिलहाल, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन सुना है? नहीं सुना होगा। जो मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं उन्होंने तो मैथ्स में फंक्शन खूब सुने है ना, रिलेशन फंक्शन याद है। अगर कोई मैथ्स का बच्चा है तो उसको ये बात याद आ रही होगी जरूर, ऐसी बात नहीं है, उसको ये बात याद आ रही होगी। तो वो तो बच्चा हमेशा सुनता रहता है, लेकिन जो नहीं सुनते हैं मुद्दे की बात उनके लिए। खैर ध्यान रखना, जो मैथ्स में फंक्शन वगैरह होता है उस फंक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो मैं वैसे ही बता रहा था शब्द के लिए कि ये शब्द तुमने सुना है ना। इसके ओब्लिक करके एक टॉपिक लिखो, लिखो फैक्टर्स अफेक्ट डिमांड। फैक्टर्स अफेक्ट डिमांड, इस टॉपिक को मैं कितना भी शोर मचाकर और कितनी भी तेज आवाज में और कितना भी बोलूं ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी मेरी बात पर मत जाना और एक बात दिमाग में बिठा लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर ये नहीं आया तो अगले चैप्टर में समझो सब कुछ चला गया तुम्हारे हाथ से, और इसी चैप्टर के अंदर सब कुछ चला गया, आगे का पूरा चैप्टर इसी टॉपिक पर चलेगा। जितना चाहो, जितना इंपॉर्टेंट लिखना चाहो या जितना लिख सकते हो उतना इस टॉपिक पर इंपॉर्टेंट लगा लेना। मैं तो ये बोलूंगा कि इस वर्ड को हटा दो यहां से और यहां पर एक बड़ा बड़ा लिख दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितना मैं बोलूं। फैक्टर्स अफेक्ट में तुम्हें वो सारे नाम लिखवा दूंगा जो जो अब तक एग्जाम में जिस नाम से ये क्वेश्चन आ चुका है। मैंने तुम्हें बताया डिमांड फंक्शन, मैंने तुम्हें बताया फैक्टर्स अफेक्ट डिमांड, ए को लिखो, ओब्लिक करके लिखते रहना। मुझ पर नाम मत लगाना कि आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया वो टॉपिक नहीं पढ़ाया, मैं तुम्हें हर एक नाम को लिखवा दूंगा ताकि तुम्हें ये ना लगे कि ये टॉपिक पढ़ाया नहीं। कई बार क्या होता है, ध्यान से सुनो, मैं हेडिंग डलवाता हूं फैक्टर्स, पेपर में आ जाता है कुछ और नाम, बच्चे कहते हैं आपने पढ़ाया नहीं जबकि मैंने पढ़ा रखा होता है, ठीक है। तो मैं सारे नाम लिखवा रहा हूं। अगला नाम लिखो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, बस बात हो गई खत्म। सबसे काम का, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास और सबसे मजेदार, सबसे बड़ी बात, सबसे मजेदार टॉपिक इस चैप्टर का यही है। सबसे मजेदार टॉपिक हमारा यही है, और क्या है, तुम हो क्या मजेदार। अब मैं तुम्हें बताता हूं ये फैक्टर्स क्या चीज है, ये डिटरमिनेंट क्या आ गया, कुछ समझ में नहीं आया है ना, आएगा कहां से। अभी मैंने समझाया क्या, अभी तो टॉपिक लिखवाया शोर मचाकर बस मैंने, और वैसे भी तुम लोगों के अंदर कम दिमाग है, अपने आप तो आने से रहा है ना। सोच समझकर जवाब देना। मान लो दो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, दो बच्चे। एक बच्चा अमीर परिवार से है, अमीर समझते हो ना तुम लोग, तो समझते ही हो कितने अमीर इंसान हो तुम। एक बच्चा अमीर परिवार से, मान लो ये हैं दो बच्चे है ना, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। ये लो, ये बच्चे समझ लो, मार कर मुझे भी मालूम है बच्चे नहीं है, लेकिन समझ लो क्या जा रहा है, वैसे भी तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ ही जाता है। ये बच्चा अमीर परिवार से है और ये बच्चा मेरी तरह गरीब परिवार से है। गरीब है मतलब ये भी मार्केट में जाकर कुछ चीजें खरीदता है, डिमांड करता है, भाई क्या करे, ये भी करता है, इतना भी गरीब नहीं कि कुछ खरीद ना पाए, खरीदता है, ऐसी बात नहीं है, ये भी खरीदता है।
मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा बंदा ज्यादा डिमांड करेगा, अमीर वाला या ये गरीब वाला? तुम सोच रहे होगे सिंपल सा क्वेश्चन है, अमीर वाला करेगा। क्यों करेगा? अमीर वाले के पास क्या होगा? पैसा। पैसा समझते हो ना, गांधी जी की तस्वीर जिसपे चिपकी हुई होती है ना, तो ये करेगा ज्यादा डिमांड। अब क्वेश्चन ये है क्यों ब्लैक वाला क्यों करेगा, मतलब अमीर वाला क्यों करेगा? तुम कहोगे कि सर जो अमीर बंदा है ना, जो अमीर लड़का है, उसके घर वाले मतलब मोटी मोटी बात करते हैं पापा, फादर, उसके पापा की जो इनकम है, उसके पापा की इनकम क्या है? अच्छी होगी। भाई अमीरी तभी तो हुआ, उसके पापा की इनकम बहुत जबरदस्त होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति डिमांड ज्यादा करेगा या कोई व्यक्ति डिमांड कम करेगा या कोई व्यक्ति डिमांड करेगा ही नहीं या फिर कोई व्यक्ति डिमांड बहुत ज्यादा करेगा। ये किस पर डिपेंड करता है? इनकम पर। मैं कुछ नहीं कमाता, कुछ भी नहीं कमाता, जीरो, ना घर वाले कुछ पैसे देते, कुल मिलाकर मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या मैं मार्केट के अंदर जाकर कुछ डिमांड कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। एक बंदा है जो हफ्ते भर में कमा लेता है थोड़ा बहुत पैसा, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है, वो मुझसे ज्यादा डिमांड करेगा ना, मुझसे ज्यादा करेगा, क्योंकि मुझ पर तो कुछ भी नहीं है, उस पर कुछ तो है। और एक बंदा आ गया, बिल गेट्स का लड़का या लड़की है ना, बिल गेट्स सुना है तुमने? चलो कोई बात नहीं, ये वो इंसान है जिसका अमीरों की लिस्ट में, पूरी दुनिया की अमीरों की लिस्ट में कई बार नंबर आ चुका है। तो इतना अमीर बंदा आ गया, वो बहुत ज्यादा डिमांड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति डिमांड कम करता है और कोई व्यक्ति डिमांड ज्यादा करता है, ये डिपेंड करता है इनकम पर। क्या और भी कोई चीज है? बिल्कुल। अगली चीज देखते हैं, ध्यान से सुनना। ये मार्कर है ब्लू और ये मार्कर है ब्लैक, दोनों का सेम यूज है, बोर्ड पर पढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम देख ही रहे हो, मैं पढ़ा ही रहा हूं। इसकी मार्केट के अंदर कीमत है 25 रुपए। ध्यान से सुनना, मैं वो इंसान हूं जो तुम्हें कुछ भी लिखवाए बिना टॉपिक याद करवा दूंगा। समझाने की बात नहीं कर रहा, समझा तो मैं दूंगा ही, याद करवा दूंगा, याद करवा के छोड़ूंगा बिना लिखवाए। समझाने पर तो मैं छोड़ ही, तो समझाने का तो ठेका मैंने ले रखा है, लेकिन मैं याद करवा के छोड़ूंगा। ये मार्कर है, कितने का बताया था? 25 रुपए का। और ये वाला मार्कर है तुम्हारा 10 रुपए का। दोनों का सेम यूज, बोर्ड पर चलाए जाते हैं, परफेक्टली इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। 25 10। बताओ अगर मैं एक कस्टमर हूं, मैं कौन सा खरीदूंगा? इसकी डिमांड ज्यादा होगी। भाई 25 रुपए में ये एक आ रहा है, ये 20 रुपए में दो आ जाएंगे, मैं इसकी डिमांड ज्यादा करूंगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति किसी की डिमांड ज्यादा करेगा या कोई व्यक्ति किसी चीज की डिमांड कम करेगा, डिपेंड करता है उसके, बोलो, प्राइस पर। दो बातें याद हो गई। डिमांड किस पर डिपेंड करती है? इनकम पर। कोई कम तो कोई ज्यादा। डिमांड किस पर डिपेंड करती है? प्राइस पर। किसी की कीमत कम तो किसी की कीमत ज्यादा, और उसके अकॉर्डिंग हम डिमांड बदलते हैं। अब एक और, तुम सोच रहे हो मैं क्या पढ़ाने में लग रहा हूं, देखो ध्यान से। मैंने तुम्हें बताया है उन फैक्टर्स का नाम बताइए जो डिमांड को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। ध्यान से सुनो, हमें उन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है जो डिमांड पर असर डालते हैं। मुझे बताओ, क्या इनकम का असर होता है डिमांड पर? बिल्कुल होता है। क्या प्राइस का असर होता है डिमांड पर? बिल्कुल होता है। क्या यही दो फैक्टर है? नहीं, और भी बहुत सारे हैं, 6-7 फैक्टर है, सारे लिखवाऊंगा बिना समझाए, सॉरी बिना लिखवाए समझा दूंगा। डिटर्मिनेंट का भी मतलब यही होता है। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है वो चीज बताइए जो डिमांड को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें टॉपिक बता रहा हूं अब। डिमांड फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर जो डिमांड को सेट करते हैं, डिमांड पर असर डालते हैं। कोई सी चीज डिमांड को ज्यादा कर देती है और कोई सी चीज डिमांड को कम कर देती है। 6-7 फैक्टर है तुम्हारी बुक के अंदर, मैं सारे एक्सप्लेन करवाऊंगा, घबराओ मत, सारे इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, मोटे मोटे फैक्टर मैं वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, और फिर मैं लिखवाऊंगा भी प्रॉपर। अगला देखो, अगला फैक्टर कितना बढ़िया है। मुझे बताओ, कपड़े,
आजकल सब पहनते हैं कपड़े, पहले के जमाने में होता था जो बिना उसके रहते थे, है ना, आजकल तो सब पहनते हैं। फैशन की बात करते हैं जरा। मान लो ये शर्ट है मेरी, लेटेस्ट चल रही है बिल्कुल मार्केट के अंदर, फैशन के अंदर है, बिल्कुल टॉप मॉडल में डिसाइड की गई ये शर्ट जो मैंने पहन रखी है। वैसे ही मैं सिलेक्टेड ही पहनता हूं, है ना, सिलेक्टेड क्या, एक ही शर्ट पहनता हूं, गरीब इंसान हूं। तो मार्केट के अंदर इसकी क्या चल रही है, फैशन में, फैशन की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर चल रही है। मुझे बताओ एक शर्ट जो फैशन के टॉप लिस्ट में है और एक शर्ट जो फैशन के मुकाबले बिल्कुल नीचे है, किसकी ज्यादा डिमांड होगी मार्केट में? मार्केट के अंदर भाई किसकी ज्यादा डिमांड होएगी? तो मार्केट के अंदर डिमांड होएगी जिसका क्या है, फैशन है। तो एक फैक्टर और समझ में आ गया ना, फैशन, ठीक है। फैशन जिसका होता है हर एक व्यक्ति उसी की डिमांड करता है, और जिसका फैशन नहीं होता उसकी वो डिमांड नहीं करता है, उसकी वो डिमांड करता ही नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी तक मैंने 3 फैक्टर एक्सप्लेन करें। अब एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं साथ साथ, है ना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमें वो फैक्टर बताने हैं अब जिस पर डिमांड डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर लिखो कैपिटल ए करके। अब मैं ये टॉपिक एक्सप्लेन करवा रहा हूं। कैपिटल ए में लिखो प्राइस। कैपिटल ए में क्या लिखना है, प्राइस लिखना है। देखो बोर्ड पे देखो, प्राइस के आगे एक छोटा सा ब्रैकेट बना देना। देखो इतना छोटा, ज्यादा नहीं, एक छोटा सा ब्रैकेट बनाना है। जैसे नंबर होता है ना 2 3 4, तुम उसके आगे पीछे ब्रैकेट बनाते हो। जैसे देखो 2 नंबर डाला, ऐसे इतना छोटा ब्रैकेट बना देना और बीच में जगह खाली छोड़ देना। इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखवाना है वो अभी बताऊंगा, एंड में जब ये एक्सप्लेन कर दूंगा तब बताऊंगा। लेकिन हर एक पॉइंट के ना आगे एक ब्रैकेट बना देना। ध्यान से सुनो, प्राइस लिखा, प्राइस के आगे एक छोटा सा क्या बना दो, ब्रैकेट, ठीक है। हाँ अब लिखो ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट में कह रहा हूं, आगे एक्सप्लेन करो, ब्रैकेट के आगे, है ना। ब्रैकेट में कुछ मत लिखना भी, ब्रैकेट के आगे लिखो। मुझे बताओ प्राइस बढ़ेगा, ज्यादा डिमांड करोगे क्या? मुझे बताओ, पहले कोई चीज 5 रुपए की थी, तुम कितनी खरीदते थे, 2। कोई चीज कितने रुपए की थी, 5 रुपए की, 2 खरीद रहे थे। आज वो चीज कितने की हो गई, 50 रुपए की हो गई। आज वो चीज कितने की हो गई है, 50 रुपए की। क्या अब भी 2 खरीदोगे? नहीं भाई, इतनी महंगी हो गई, 10 गुना हो गई। पहले तुम 2 खरीदते थे, हो सकता है अब तुम 1 खरीदो, या फिर ये भी तो हो सकता है खरीदो ही ना। क्या हो नहीं सकता कि नहीं खरीदी? ऐसा हो सकता है ना कि तुमने एक भी नहीं खरीदी, लेकिन फिलहाल मैंने फिर भी कितना मान लिया, मैंने ये मान लिया कि तुमने क्या खरीदी है, 1 खरीदी। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस के बढ़ने से तुम क्वांटिटी को क्या कर देते हो, कम। प्राइस बढ़ने से तुम डिमांड क्या करोगे, कम करोगे। और अगर प्राइस कम हो जाए, कोई सी चीज सस्ती हो गई, लूट मच जाएगी भाई। अगर मैं इस ट्यूशन के अंदर 100 रुपए की फीस कर दूं, ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स की फीस इतनी बढ़िया मैं पढ़ा रहा हूं, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, मैं तुम लोगों के आसपास नहीं हूं फिर भी तुम्हें समझ में आ रहा है कितनी बड़ी बात है। अगर इसी ट्यूशन की फीस 100 रुपए कर दूं और फुल्ली एसी क्लासरूम्स हो जाएं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपए फीस, और जगह जगह एडवर्टीजमेंट कर दूं 100 रुपए की फीस के हिसाब से, फुल्ली एसी वगैरह प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट कर दूं, डिमांड बहुत हो जाएगी ना, एकदम से बच्चे सुन सुनकर आएंगे। और 1 हफ्ते की पहले फ्री ट्रायल दूं, बताओ भीड़ हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि प्राइस कम होने से क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। और अगर मैं यही ट्यूशन की फीस 10,000 रुपए कर दूं, तो ये जो तुम लोग बैठे हुए हो तुम भी उठ के चल दोगे, है कि नहीं? तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम होती है और प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ती है। अब लिखो प्राइस के आगे, लिखो विद इंक्रीज इन द प्राइस, विद इंक्रीज in the price of a good, with increase in the price of a good, the demand for that good, the demand
for that good decreases. The demand for that good decreases. डिमांड क्या हो जाएगी उस गुड के लिए? डिक्रीज हो जाएगी अगर प्राइस क्या हो जाए? बढ़ जाए। होगा ना ऐसा? तो मुझे बताओ प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन आ गया? नेगेटिव ना भाई, दो ही रिलेशन होते हैं, या तो पॉजिटिव रिलेशन होता है या नेगेटिव रिलेशन होता है। अब इस ब्रैकेट के अंदर है ना एक छोटा सा साइन लगा लो माइनस। ध्यान से सुनो, ये माइनस तुम्हें रिलेशनशिप डायरेक्ट याद दिला देगा। ये माइनस का साइन ना तो तुम्हें टेस्ट में लिखना है, ये माइनस का साइन ना तो तुम्हें पेपर में लिखना है। इस माइनस के साइन को सिर्फ अपने नोट्स में लिखना, ताकि जब तुम रिवाइज करो तो रिवाइज करते समय तुम्हें किस पर नजर जाएगी? नेगेटिव पर। और नेगेटिव देखते के साथ ही दिमाग में घंटी बजेगी, कैसा रिलेशन? नेगेटिव रिलेशन। किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में। ध्यान रखना, जब भी मैं क्वांटिटी बोलता हूं ना, तो क्वांटिटी बोलो या डिमांड बोलो एक ही बात है। तो प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन? नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, हाँ मैंने लिखवाया है विद इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड द डिमांड फॉर दैट गुड डिक्रीज, है ना। अब इसी में लिख लो फुल स्टॉप के बाद। अभी आगे का बताऊंगा। ये तो मैंने तब बताया ना कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब लिखवाऊंगा प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मतलब इसी का अपोजिट लिखवाना है। लिखो फुल स्टॉप के बाद लिखना, लिखो बट with decrease in the but with decrease in the price of a good decrease in the price of a good decrease in the price of a good the demand for that good increases, the demand for that good increases with decrease in the price of a good the demand of that good increases। तो उस गुड के लिए डिमांड फिर इंक्रीज करेगी अगर प्राइस क्या करेगा? डिक्रीज। अगला फैक्टर लिखो। अगला फैक्टर वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार आता है, तो लिखो कैपिटल बी अगले फैक्टर में। तो देखो अगला फैक्टर है हमारा वही फैशन। मुझे बताओ जितना लेटेस्ट फैशन होगा, बिल्कुल नया फैशन, उस चीज की डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। और जितना कम फैशन होगा उतनी ही डिमांड क्या हो जाएगी? कम। मुझे बताओ फैशन बहुत बढ़ रहा है, उस चीज का बढ़ता जा रहा है, तो जितना ज्यादा फैशन बढ़ रहा है मार्केट के अंदर, जितना लोग उसको खरीदने में लग रहे हैं, तुम भी क्या करोगे? उतनी ज्यादा उस चीज की डिमांड कर दोगे, है ना। फैशन बढ़ने से तुम भी डिमांड ज्यादा बढ़ाओगे। और अगर फैशन कम हो रहा है उस चीज का, तो तुम भी उस चीज की डिमांड क्या कर दोगे? कम कर दोगे। बताओ फैशन बढ़ा, डिमांड भी बढ़ गई, फैशन कम हुआ, डिमांड भी कम हो गई। जब दोनों रिलेशन एक तरफ जाते हैं तो कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ जाए और एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी कम हो जाए। ध्यान से सुनो, दोनों या तो बढ़े या दोनों चीजें कम हो जाए, दोनों के दोनों पॉजिटिव रिलेशन ही होते हैं। तो फैशन के आगे ब्रैकेट लगाओ और प्लस का साइन बनाओ। प्लस के साइन का क्या मतलब है? प्लस के साइन का मतलब है कि फैशन की वजह से कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। फैशन की वजह से कैसा रिलेशन होता है भाई? पॉजिटिव। लिखो लिखो when fashion of a particular commodity, when fashion of a particular commodity increases, है ना। जब फैशन बढ़ता है
व्हेन फैशन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी, पर्टिकुलर शब्द जरूर लगाना क्योंकि फैशन हर किसी चीज का नहीं बढ़ता है, फैशन किसी नई चीज का ही बढ़ता है, तो पर्टिकुलर है ना। व्हेन फैशन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर दैट also increases, then demand for that also increases, also increases। फैशन बढ़ेगा, तुम भी जाकर भागोगे यार हम भी खरीदेंगे, हम क्या पीछे हटेंगे, मैं भी खरीद के रहूंगी, मैं भी खरीद के रहूंगा, है ना, ऐसा करता है हर कोई। हाँ इसी में लिखो। अब अपोजिट लिखना है इसका, दूसरा वाला केस है ना, मतलब जब फैशन डिक्रीज करेगा तब क्या होगा, तो लिखो when fashion of a particular commodity decreases, when fashion of a particular commodity, when fashion of a particular commodity decreases then demand also decreases, then demand also, then demand also decreases, then demand also decreases, है ना, ऐसा होगा। अगला फैक्टर लिखो, अगला फैक्टर है पॉपुलेशन। मुझे बताओ एक देश के अंदर, एक कंट्री के अंदर 100 लोग रहते हैं, बताओ कितनी फनी बात है, सिर्फ कितने लोग रहते हैं, 100 लोग। ये मत सोचना कि आप बेवकूफपंती वाला एग्जाम्पल दे दिया ना, मुझे जो बात समझानी है ना वो बात तुम्हें इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी, इस बात की गारंटी है ना। इसलिए ये मत सोचे करो जब भी मैं कोई एग्जाम्पल देता हूं तो मेरे एग्जाम्पल पे मत जाया करो, मुद्दे की बात ये होती है कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, है ना। एक कंट्री के अंदर कितने लोग हैं, 100, और एक कंट्री के अंदर कितने लोग हैं, 10,000। एक में 100, एक में 10,000। बताओ दोनों कंट्री पे से कहां पर ज्यादा डिमांड होगी, 10,000 लोगों में ना। क्यों, क्योंकि अगर एक बंदा एक चीज की भी डिमांड करेगा तो भी देखो डिमांड ज्यादा हो गई, और इस कंट्री के अंदर कितने कम लोग हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, ध्यान से सुनो, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, डिमांड, और जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतनी कम क्या होगी, डिमांड, है ना। अगर एक घर में एक भी बंदा नहीं है, खाली पड़ा रहता है घर, क्या उस घर के अंदर किसी चीज की डिमांड होगी, कुछ नहीं डिमांड होगी। यानी कि पॉपुलेशन और डिमांड के बीच में भी कैसा रिलेशन आ गया, पॉजिटिव। पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो डिमांड बढ़ती जाएगी, भारत में यही तो हो रहा है, इंडिया में यही तो हो रहा है, हर साल पॉपुलेशन बढ़ती है और हर साल हर एक चीज की क्या होती है, डिमांड बढ़ती है। पेट्रोल की तुम देख सकते हो, पेट्रोल की डिमांड इसीलिए तो बढ़ रही है क्योंकि दुनिया भर की पॉपुलेशन व्हीकल का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन के आगे भी एक छोटा सा ब्रैकेट बनाना और क्या लगाना है, साइन प्लस। ये साइन बहुत काम के हैं, प्लस माइनस, ये तुम्हें बहुत सारी चीजों को आसान बना देंगे। अब लिखो पॉपुलेशन में, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन population, when there is increase in population, when there is increase in population, then there is increase in demand, when there is increase in population, increase in population, then there is increase in demand, क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, then there is increase in demand। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है अपोजिट वाला, अब लिख लेना, लिखो अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब समझ गए ना, अदरवाइज का मतलब बिल्कुल इसका अपोजिट, अदरवाइज रिड्यूस। अदरवाइज रिड्यूस से इन दो शब्दों से समझ में आ गई ना बात।
अदरवाइज रिड्यूस का मतलब है कि अगर पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी तो डिमांड भी डिक्रीज करेगी, है ना। अदरवाइज अदरवाइज रिड्यूस, है ना। रिड्यूस का मतलब डिक्रीज करना। अगला लिखो डी, टेस्ट, सॉरी कैपिटल डी लिखना, है ना, कैपिटल लिखवा रहा हूं ना सारे, कैपिटल डी लिखना। टेस्ट, टेस्ट समझते हो, पसंद। ध्यान रखना तुम लोग की बुक में ना टेस्ट और एक नया शब्द और लिखा हुआ है प्रेफरेंस, हालांकि नया नहीं है पुराना ही, लेकिन पहले बुक में नहीं होता था। प्रेफरेंस भी लिख लेना क्योंकि तुम्हारी बुक के अंदर ये वाला शब्द है प्रेफरेंस। पसंद, मुझे बताओ अगर कोई चीज पसंद आ गई तो, टेस्ट का मतलब कोई किसी चीज का तुम्हें स्वाद लग गया तो, समझ रहे हो ना, तुम उस चीज की डिमांड ज्यादा करोगे। मार्केट में जाते हो और गोलगप्पे खाते हो, खाया ना कभी गोलगप्पे, अक्सर खाए होंगे। तो अगर गोलगप्पे का टेस्ट पसंद आ जाए तो तुम बार बार उस चीज की जाकर क्या करोगे, डिमांड करोगे, है ना। अगर तुम्हारा टेस्ट स्ट्रांग है तो तुम और ज्यादा डिमांड करोगे, और अगर तुम्हारा टेस्ट वीक है, कमजोर है, तो तुम डिमांड कम करोगे। मतलब अगर टेस्ट अच्छा होता है, तुम्हें वो चीज बहुत पसंद आ जाती है, तो तुम उसकी डिमांड को बढ़ाते चले जाते हो, और अगर वो पसंद नहीं आई तो तुम फर्दर डिमांड नहीं करोगे। तुम फर्दर उस चीज की डिमांड करोगे क्या, कोई मूर्खी होगा जो खराब गोलगप्पे भी खाता रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी ना टेक्निकली पॉजिटिव साइन लगा लो, टेस्ट के और प्रेफरेंस के अंदर भी ना आगे एक प्लस का साइन लगा लो। क्यों, क्योंकि जितना अच्छा टेस्ट होगा उतनी ज्यादा तुम डिमांड करोगे। मुझे बताओ यहां पर आकर पढ़ाई करते हो तुम, तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, तुम प्रेफर करते हो, तुम्हें बहुत पसंद आ रहा है, तुम डिमांड बढ़ाते जाओगे, है ना। एक सब्जेक्ट पढ़ा, दो सब्जेक्ट पढ़े, इस साल पढ़े, अगले साल पढ़े, फिर उसके अगले साल भी पढ़े, तुम डिमांड करते चले जा रहे हो, है ना। इसका मतलब ये हुआ कोई चीज जितनी ज्यादा पसंद होगी हम उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा करते चले जाएंगे, और कोई चीज पसंद नहीं होगी तो हम उसकी डिमांड को भी कम करते चले जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो लिखो टेस्ट के लिए तो टेक्निकली एक शब्द लगा लेना, मतलब सिंबल लगा लेना प्लस, जितना ज्यादा टेस्ट उतनी ज्यादा डिमांड, है ना। लिखो, तो मैं यहां पर है ना इंक्रीज और डिक्रीज नहीं बोलूंगा, टेस्ट में तुम इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोल सकते, टेस्ट में बोला जाता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत पसंद है, और वीक, वीक का मतलब कम पसंद है। कम पसंद है कम डिमांड करोगे, बहुत पसंद है बहुत डिमांड करोगे, समझ रहे हो ना। लिखो, डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीजेस, डिमांड for those good increases, demand for those goods increases for which consumers have, for which consumers have strong taste, मतलब बहुत पसंद, strong taste, for which consumers have, for which consumers have strong taste, है ना। और अगर उसका टेस्ट वीक है तो वो डिमांड कम करेगा, तो इसी में लिखो फुल स्टॉप के बाद, ऑन द अदर हैंड ही डिमांड्स लेस, on the other hand he demands less when its taste weak, weak, on the other hand he demands less, on the other hand he demands less when its taste weak, जब उसका टेस्ट क्या होगा, वीक होगा, मतलब उसे वो चीज कम पसंद होगी। अक्सर खाने में ये चीज देखने को मिलती है ना, जैसे गोलगप्पे वाला मैंने एग्जांपल दिया था। घर पे अगर तुम्हारी कोई फेवरेट डिश बन जाती है तो तुम ज्यादा डिमांड करते हो मम्मी से, मुझे और दो, मुझे और दो, मुझे और दो, मम्मी तुम्हारे मुंह पे देती है सीधा,
है ना, ऐसा तो नहीं करती होंगी वैसे मम्मी, है ना, वो तो मैंने मजाक के लिए बोल दिया। अगला देखते हैं, और भी फैक्टर है ना, 4 पढ़ा दिए ना। ध्यान रखना ये जो मैंने अभी बी सी डी कराया ना 3, पहले वाला तो प्राइस था, प्राइस को छोड़कर बाकी के जो 3 कराए वो 3 समझ में आ गए, अच्छी बात है, मैंने बता दी है, ठीक है, इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। असली टॉपिक तो अब इंपॉर्टेंट आएंगे। तो देखो ए बी सी डी 4 हो गए, अब अगला लिखो ई। ई तुम्हारा ई एफ और जी तीनों के तीनों एग्जाम में कई बार सेपरेट 4-4 नंबर में आ चुके हैं। तुम सोच रहे होंगे अब अगर सेपरेट आ चुके तो इनमें ऐसा क्या होगा 4-4 नंबर का, तो ध्यान रखना वो बड़े बड़े टॉपिक है, वो बड़े बड़े टॉपिक है, तो उनको ध्यान से समझना, वो टेक्निकल भी हैं, उनके बेस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट नहीं आते, कंफ्यूज करके दे देते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरह और फिर एक्सप्लेन करवाते हैं। तो बताओ डिमांड पर क्या असर होगा। तो अगर तुमने उनके पीछे के लॉजिक समझ लिए तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, वरना गलत हो जाएंगे।